हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक डट गए, इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के लिए एक पेज पर आ गए। आज़ाद कश्मीर की लम्हा बलम्हा बदलती सियासी सूरत हाल पर आज गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कोर कमांडर से मुलाकात की तस्दीक कर दी। दूसरी तरफ वजीर आला की आज भी बानी से जेल में मुलाकात ना हो सकी। बानी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को काबीना बनाने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। कौमी असम्बली और सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन जारी ना होने पर कप्तान शदीद बरहम। इन तमाम इशूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक। इसके अलावा इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात हतमी फैसले तक ना पहुंच सके। पाकिस्तान अपने मुतालबात पर कायम, तालिबान रहनुमा मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में नाकाम हो गए। क्या मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में पाकिस्तान ताकत का इस्तेमाल करेगा? इस हसास दिफाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तानी इदारों की नाकामी खुलकर सामने आ गई। बर्मिंघम एयरपोर्ट पर 25 किलो हेरोइन के साथ पाकिस्तानी खातून गिरफ्तार। FIA, कस्टम और एंटी नारकोटिक्स फोर्स पर संगीन सवालात भी उठ गए। मंशियात वहां तक पहुंची कैसे? अहम तफसीलात शेयर करेंगे आज के शो में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मुनीब फारूक। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी मुनीब, फाइनली लेटेस्ट खबर तो ये आ रही है कि खान साहब ने उनको इजाजत दे दी है सोहेल आफरीदी को काबीना बनाने की। कहा है कि आप खुद ही जो है वो काबीना बना लें, तो अपने स्टांस से हट गए सोहेल आफरीदी भी। देखिए, मैं समझता हूँ पहले भी जो स्टांस था सोहेल आफरीदी साहब का, वो कोई आईनी या कानूनी तो नहीं था। वो तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे थे कि जो उन्हें टुवर्ड्स इमरान खान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, वो उसी चीज को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। जो इशू है मेनली वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की फंक्शनिंग स्मूथ होनी चाहिए, हुकूमत दुरुस्त चलनी चाहिए। अभी तो बड़ा फेल टास्क है आफरीदी साहब के लिए। काबीना कौन सी होगी, कौन से लोग शामिल होंगे, क्या जो मिस गवर्नेंस का एक दाग है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर, क्या वो धुल पाएगा? ये एक सवाल अपने लिए अभी तक मौजूद है। देखिए, सिर्फ पॉपुलिज्म और बुलंदोबाज नारों या दलाइल के ऊपर तो आप हुकूमत नहीं कर सकते। आपको एग्जैक्टली कुछ डिलीवर करना पड़ता है। इसीलिए मैं समझता हूँ आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आफरीदी साहब के ऊपर। हाँ बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब इतना इम्पोर्टेंट ओहदा है तो सिर्फ मज़ाहमत से और लड़ाई झगड़ों से तो काम नहीं चलेगा। हमने देखा कि अली अमीन के भी मामला फिर कुछ बदलते हुए नजर आए, इसीलिए फिर शायद उनकी छुट्टी भी कर दी गई। लेकिन ये बताएं कि अब मैं सुन रही थी राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि उनकी मुलाकात इसलिए नहीं कराई जा रही क्योंकि बड़ा हवा में उड़ रहे थे सोहेल आफरीदी। उनको लग रहा था कि बस वो कुछ भी कर डालेंगे, तो उनको नीचे लाने के लिए हमने जो है ये पूरी एक्सरसाइज की है। तो अब जो है चांसेस हैं कि अब जो है उनको मिलने दे दिया जाए और हुकूमत की तरफ से भी कुछ मामलात कुछ ढील जो है वो नजर आए। देखिए, मेरे ख्याल में इवेंचुअली तो कुछ काम होने हैं। सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से इवेंचुअली तो होगी। हाँ, इन दिनों या मैं एक जो लफ्ज इस्तेमाल मैं करता हूँ कि वो जोर जबरदस्ती या डरावे धमकावे से या खाली एक अपना जो प्रिवाडो है वो शोकेस करने से तो नहीं होगी। अफाम तफहीम से होगी, उसके नताइज बेहतर आ सकते हैं। इसी तरह और मामलात के अंदर भी जहाँ रिकन्सिलिएशन होगी, जहाँ मुहज़्ज़ब गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, कोऑपरेशन होगी, तो दीगर जो अहदेदारान है एस्टेब्लिशमेंट के, उनके साथ भी आफरीदी साहब का इंटरेक्शन दुरुस्त हो सकेगा और वो हुकूमत कर पाएंगे सुकून से। लेकिन अगर मामला वही कि रिभावाट पे चढ़ाई करनी है और लड़ाई झगड़ा करना है तो फिर मसाइल होंगे बेशुमार। ठीक जी जी, बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। ये खबर आ रही थी जिसकी तस्दीक भी की है मेरा ख्याल सोहेल आफरीदी साहब ने कि कोर कमांडर पेशावर जो हैं वो जाके उनके दफ्तर में मिले। एक तब्दीली तो कम अज़ कम ये क्लेम कर सकते हैं सोहेल आफरीदी साहब के। पहले अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जब वो वज़ीर आला बने थे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो वो कोर कमांडर से मिलने गए थे, जिसकी खबर बाद में निकली थी और बहुत बड़ी खबर बन गई थी कि जनाब पहली हाजिरी जो है वो मेरा ख्याल रमज़ान का महीना था, बताया गया कि अफ्तारी वगैरह के उसमें गए थे। इसको आप कैसे देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के ये उसमें स्टांस में तब्दीली लग रही है कि कोर कमांडर जो हैं वो चल कर खुद ये वजीर आला के ऑफिस गए हैं? माजी में हम सुनते थे कि नहीं, गंडापुर साहब जो हैं वो कोर कमांडर के दफ्तर जाते थे। हाउ डू यू सी दैट?
देखिए, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से साहब हम इसको देखें तो एक मुस्बत तब्दीली है। अगर जो कोर कमांडर आए हैं, मैं आप ये तस्दीक कर सकता हूं कि वहां सिर्फ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई है, अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है, कोई सिक्योरिटी ब्रीफिंग या ऐसी कोई चीज नहीं हुई जिसके ऊपर हम ये कह सके कि कोई सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई है या कोई हवाले से बातचीत हुई है। ये एक प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज या कर्टसी कॉल टाइप जरूर थी। जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग है वो आपको भी पता है, वो आमतौर पर कोर हेडक्वार्टर्स में होती है, जो बहुत एक्सटेंडेड होती है। इस तरह जैसे लाहौर में कोर हेडक्वार्टर है तो वहां पर भी एट टाइम्स को अगर ब्रीफिंग है तो वज़ीर आला जाते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर कभी हाई सिक्योरिटी मीटिंग नहीं हुई। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की एक यूनिक सूरत हाल इस वक्त है, जो मुलाकात के हवाले से मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं उसको हम इंटरप्रेट कर सकते कि एक दिन कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले जो DGISPR है वो कोर हेडक्वार्टर पेशावर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके अंदर एक पूरा मौकफ बयान करते हैं और बड़े एग्रेशन के साथ वो कॉन्फ्रेंस की जाती है और फौरी तौर पर फिर एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी तब्दील हो जाए और वो अपने कोर कमांडर को कहें कि आप कॉल ऑन करें टू द चीफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं है, ये दोनों बड़े डिस्टिंक्ट इवेंट्स हैं। जो पॉलिसी है ओवरऑल लॉ एनफोर्समेंट या दहशतगर्दी से मुतालिक, वो मुलाकात या नो मुलाकात, वो दैट विल रिमेन द सेम और उसमें वही नेचुरली होगा जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के पास सिक्योरिटी सिचुएशन है और जिस तरह से वो उसे डील कर रहे हैं। जो वज़ीर आला साहब है उनको जरूर ऑन बोर्ड रखने की ख्वाहिश रखती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि शायद जो देर पास सोल्यूशन है वो तो यही है कि सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड रख के मामलात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर रुकावटें आएंगी तो फिर मसाइल होंगे। और दूसरा ये कि अगर खैबर पख्तूनख्वा को इस्तेमाल किया जाएगा वफाक पे चढ़ाइयों के लिए तो फिर वो भी एक डेंजरस प्रेसिडेंट है जो कि ऑलरेडी सेट हुआ है, लेकिन इस दफा शायद टॉलरेंस उसके हवाले से बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सर, दो सिनारियो डेवलप होते हैं आपकी गुफ्तगू से सर, ये जो डेवलपमेंट हुई, एक तो ये है कि जनाब कोर कमांडर साहब खुद आए हैं, एक उन्होंने आके मुबारकबाद दी है, मिले हैं, जो कि पहले माजी में हमें सुनने में नहीं आता था। सो दैट्स गुड, मतलब प्रेसिडेंट जो आपने कहा है। अब वो भी इनको इनवाइट करेंगे क्योंकि प्लेजेंट्री एक्सचेंज हुई है कि जनाब आप भी तशरीफ लें, आप भी आए, हमारे पास चाय पानी काफ़ी वगैरह आपको सर्व करें, कुछ सिक्योरिटी की बात होगी। फिर क्या करेंगे ये वज़ीर आला साहब, क्योंकि वो तो स्टांस ले चुके हैं जनाब कि हम तो नहीं जाएंगे। अगर वो नहीं जाते तो हाउ डू यू सी दैट, नंबर वन। एक, या वो कहते हैं कि नहीं जनाब कोर कमांडर साहब ये कोई ब्रीफिंग होती है, ठीक है कोर है, फेयर इनफ, एक ब्रीफ ही करना होता है ना, 3-4 अफसरान हैं या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बहुत सारे आते हैं, डिफेंस कमेटी में भी आते हैं, इसी तरह के आर्मी जनरल्स आते हैं या उनके साथ जो उनके स्टाफ होते आते हैं, तो ब्रीफिंग ही दें, जो वज़ीर आला हाउस में आके दें या वज़ीर आला ऑफिस में आके दें। दैट्स पार्लिमानी एक हमारा सिस्टम है। सो आप समझ नहीं रहे कि थोड़ी सी चीज़ें, ये अफरीदी साहब अपने स्टेटमेंट से खुद को भी थोड़ा मुश्किल में डाल चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट को भी डाल चुके हैं, और अगरचे एस्टेब्लिशमेंट ने तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है जो दिखानी भी चाहिए थी, अच्छा किया वो गए। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा कि जाते हैं उसमें ये कोर हेडक्वार्टर तो भी इनके लिए मसाइल होंगे, नहीं जाते तो भी इनके लिए ये प्रॉब्लम होंगे। इन्हें वे कहते हैं ही इज बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, तो वेयर ही स्टैंड्स। आपको क्या लगता है सर, जो मेरे जहन में आ रहा है, आई डोंट नो कैसे होता है या नहीं आता, बट दैट्स अ क्वेश्चन। मुझे समहाउ मुझे एक सिल्वर लाइनिंग इसमें ये नजर आती है ताहिर साहब कि क्योंकि पहली जो मेडन मुलाकात थी वो तो वज़ीर आला के दफ्तर में हो चुकी है। वज़ीर आला को भी एक फेस सेविंग मिल गई कि भाई उन्होंने मेरे सेक्रेटरी कॉल कर दी, आप मैं सूबे का चीफ एग्जेक्टिव हूँ, मुझे वहाँ जो फौज के एक अहम मनसब पे बैठे शख्स हैं उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीफिंग देनी है विद ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, तो वहाँ मैं ब्रीफिंग सुनने गया था और मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस पर कोई इतनी तनकीद होनी होगी। दूसरी एलिमेंट ये है कि पोजीशन तब्दील नहीं होती उस तरह से क्लासेस साहब, जैसे हम एंटिसिपेट करते रहे हैं या हम सोचते रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश रही है कि हो हालात में नरमी हो, वो नहीं है इसका ताल्लुक उनसे। मेरे ख्याल में एक अच्छा जेस्चर पाकिस्तान की फौज ने दे दिया है, लेकिन अगर जैसे वज़ीर आज़म की मीटिंग में वो नहीं गए कह के कि मैंने पहले मेरे लीडर से मिलूंगा, और अगर फिर कोर कमांडर उनको ब्रीफिंग के लिए तलब किया जाता है और वो नहीं जाते, तो आई थिंक अफरीदी साहब अपने लिए एक सिचुएशन ऐसी पैदा करेंगे कि शायद ही वो आने वाले बहुत से मामलात में फिर उनको कट आउट कर दिया जाएगा या उनको ऑन बोर्ड नहीं रखा जाएगा या उनको गिला किया जाएगा कि भाई आप एक पार्टी वर्कर की जगह आप वज़ीर आला बनकर सोचें और अपने मनसब के साथ इंसाफ करें।
लेकिन यहाँ तो जो मसला है वो ये है कि उनको डेली वैलिडेशन चाहिए अपने तमाम कामों की, इमरान खान साहब से या इमरान खान साहब के हिमायत याफ्ता जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उससे। और अगर वो वैलिडेशन नहीं मिलेगी तो फिर आफरीदी साहब खुद को कमजोर महसूस करेंगे, थोड़ा वल्नरेबल महसूस करेंगे और समझेंगे कि शायद मैं इंसाफ नहीं कर पा रहा इमरान खान के कॉज के साथ। तो ये एक वाकई आपने दुरुस्त कहा कि एक इट्स अ डिफिकल्ट इक्वेशन जो जिसमें जो जनाब आफरीदी साहब हैं वो घिरे हुए हैं। अच्छा, तो इमरान खान साहब से इतना मिलने के और भी बहुत सारे रीजंस होंगे। डेफिनेटली तौर पर वज़ीर आज़म साहब शुक्रिया अदा करना चाहते होंगे कि उन्होंने उनका अपॉइंट किया, एक ज़ाती तौर पर शुक्रिया भी होता है। दूसरा, वो कैबिनेट की बात हो रही थी, वो डिस्कस करना चाहते होंगे, अगरचे वो कहा जा रहा है कि उनको अथराइज किया जा रहा है। तीसरा जो मैं समझता हूँ, माई व्यू, आप प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिएगा, वो ये भी पूछना चाह रहे होंगे कि अगर कोर कमांडर साहब जो हैं वो मिलने आते हैं या मुझे बुलाया जाता है तो व्हाट शुड आई डू। वो तो किसी को मैसेंजर पे तो वो नहीं यकीन करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो बाद में पता चलता है कि वो अलीमा खान साहब भी कहते हैं खान साहब ने कुछ और कहा था, पार्टी लोगों ने कुछ और कहा दिया, बाद में वो रिएक्शन बेस चलते हैं, सोशल मीडिया के मुताबिक अपनी पोजीशन एडजस्ट करता रहता है, हर बंदा नहीं मैंने ये नहीं कहा, फलाने का ब्ला ब्ला ब्ला। ये इतना अहम इशू है जिस पे पूरी उनकी मतलब अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने के पीछे मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न ये थे कि ये मिल गए थे और एस्टेब्लिशमेंट के बंदे बन गए थे और खान साहब की हिदायत पे नहीं चल रहे थे। तो अफरीदी साहब बगैर खान साहब से डायरेक्ट हिदायत लिए वो कैसे ये सारी इन्विटेशंस एक्सेप्ट कर सकते हैं या करेंगे। तो आप समझते नहीं कि उनका सबसे बड़ा मसला जो है वो ये इमरान खान से जाके ज़ाती तौर पर मिलना है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट या ये हुकूमत भी समझ रही है कि अभी हमने इनको नहीं मिलने देना, इनको इधर उधर से मैसेजिंग होती रहे, इनको मैसेजिंग होते रहे, डायरेक्ट मुलाकात नहीं होने देने की। इसकी आप समझते हैं कि कोई इसके पीछे रीजनिंग हो सकती है? देखिए, वैसे तो क्लासी साहब इसकी तुक तो मुझे समझ नहीं आती कि मुलाकात ना कर होने देने में किसका फायदा है, या कौन सा कोई आफरीदी साहब ने खान साहब को अपने साथ ले जाना है। इससे साबित तो यही होता करना है कि भाई वज़ीर आला है तो आपकी अहमियत नहीं है अगर आप बिहेव नहीं करेंगे। आप कानून की जितने मर्जी आप ऑर्डर्स ले आए, लेकिन अगर आप बिहेव नहीं करेंगे तो यू विल फेस द प्रॉब्लम। अगर आप बिहेव नहीं करेंगे तो आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। आप अगर आप अलाउ मी टू यूज द वर्ड, थोड़ी आप टेढ़ी बात करेंगे तो आगे से टेढ़ा जवाब भी दिया जाएगा। और अगर आप रियासत को टेक ऑन करने की कोशिश करेंगे तो फिर रियासत अपनी पूरी कुव्वत के साथ आपको के साथ रिएक्ट करेगी। यही मैसेजिंग है, और क्या मैसेज हो सकता है इसके अंदर फ्रैंकली। ये तो प्रैक्टिस बड़े पुरानी है जो अडॉप्ट की गई है, ये मुलाकातें करवाने या ना करवाने वाली। नाज़रीन, मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ये बताएं मुनीब, तो ये कोई एहतजाज लेकर आएंगे इस्लामाबाद, जो इनके दावे हैं और जिस वजह से बज़ाहिर जो है वो सुहेल आफरीदी को लाया गया है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब पर बहुत प्रेशर होगा, खासतौर पर जब नवंबर आएगा और उस वाक़े को 1 साल पूरा होगा तो उन पर प्रेशर तो बढ़ेगा कि जी आप जाएं और अच्छा आप इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे आज आफरीदी साहब ने कहा कि जी हमें बता दें कि मुल्क में आईन कानून चलना है या डंडे का जोर चलना है। अगर डंडे का जोर चलना है तो फिर हम अपना लाए अमल बनाते हैं। हाँ। तो डंडा तो फिर रियासत या उसके इदारों से ज्यादा कोई नहीं उठा सकता। अगर काम डंडे पर ही आ जाना है और डंडे की लड़ाई होनी है तो डंडे की लड़ाई तो फिर बड़ी खतरनाक होगी। अब जैसे जुनैद अकबर साहब ने जो बातें की हैं उस दिन जलसे में, करक जलसे में, वो तो यही कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा मुझे इदारों के सरबराहों से नफरत है। फिर उन्होंने कहा तैयार हो जाओ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, अगर वो लातों वाले मामलात पर आएंगे तो फिर आगे से रिएक्शन भी आएगा और आगे से कोई गले में हार तो नहीं डालेगा। आगे तो पॉलिसी वही है। तमाम तर मेरे बहुत ही मोहतरम भाई जनाब क्लासी साहब मेरे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई हैं, इनके बहुत से कुलीग्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सी ऐसी खबरें दी कि बस डील हो गई और मुझे ऑफर हो गई, ये हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से मैंने एक ही खबर, जिसको मैंने बार बार कहा है कि देखिए जब तक पॉलिसी तब्दील नहीं होगी ये ड्रामे होते रहेंगे कि अब ये ऑप्शन हो गई, ये ऑफर हो गई। कोई ऑफर इमरान खान साहब को आज तक नहीं मिली सिवाय धोखे के। धोखा दिया गया है उनके साथ, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है और ये चीजें क्रिएट की जाती रही हैं, फसाद क्रिएट किया जाता क्या धोखा था आप? क्योंकि वो आप आई एग्री विद यू फ्रॉम डे वन, आप ये बात कहते थे कि खान साहब को कोई ऐसा रियायत या डील नहीं है, लेकिन वो दरमियान में वो भी तो खबरें उसने शेर अफजल साहब कह रहे थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी, हेलीकॉप्टर दे दिया गया,
कि आप अटक चले जाएं, मोहसिन नकवी साहब ने दे दिया, मोबाइल फ़ोन वगैरह बला बला। तो ये सारे आप समझते हैं ये ट्रैप थे, जस्ट खान साहब से कोई वीडियो बयान लेना या खान साहब को एक वही आपके बकौल जो आप कह रहे हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, कुछ सीरियस मूव नहीं थी। फिर तो खान साहब ठीक कहते हैं कि कांट ट्रस्ट देम, तो मैं इनसे क्या सीरियस बात करूं। वैसे धोखे थे कौन कौन से जो आप कह रहे हैं कि धोखे दिए जा रहे थे खान साहब को? बात यह है राज साहब, जो 24 या 25 नवंबर को हो रहा था वो भी एक धोखा ही था। असल मकसद बुशरा बीबी को बनी डी चौक से दूर रखना था। अच्छा। और उस तमाम मामले में देखिए उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो PMLN की क़यादत के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है, और वो दिली तौर पर ये चाहते थे कि खान साहब को जेल से बाहर निकाल दिया जाए ताकि थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाए। लेकिन जो सबसे अहम शख्सियत उस मामले में थे वो जनाब मोहसिन नकवी साहब थे। और ये बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब किसी भी स्टेज पर किसी भी जगह इस बात के लिए राजी नहीं थे कि इमरान खान साहब के लिए कोई डील, कोई रिहाई, कोई बनी गाला शिफ्टिंग, इस हवाले से कोई बात हो। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज थी जो रखी जा रही थी सामने कि अगर आप शेर अफजल मरवत साहब का पूरा जो अकाउंट है जो उन्होंने बयान फरमाया है मोहतरम है मेरे लिए, तो उसमें बहुत से लूप होल्स हैं। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं था, सब ठीक हो रहा था, लेकिन एकदम बस वो रेंजर वाला वाकया हुआ और बस फिर अटैक हो गया। ऐसा नहीं हुआ। रेंजर्स वाकये की प्रॉक्सिमिटी, गुफ्तगू और बातचीत जो खान साहब के साथ हो रही थी उससे मुख्तलिफ है। ज़हन में रखिएगा कि ये फैसला उस वक्त हुआ था कि डंडा चलना है जब लोग डी चौक में कंटेनर्स के ऊपर चढ़ाए थे और वहां से रेंजर्स और पुलिस उतर गई थी। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि इनको पीछे धकेले। फिर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। उसमें बदकिस्मत एक वाकया रेंजर्स एहलकारों की शहादत का भी था, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट इस पूरे मामले में था, जिसे हम टर्निंग पॉइंट समझ रहे हैं, वो रेंजर्स की शहादत नहीं थी। वो एक्चुअली वो सोची समझी एक पॉलिसी थी, एक सोच थी कि इमरान खान साहब को हमने ये अवॉइड करना है। जैसे संजानी में जलसा ले जाने की बात होती थी, डी चौक से पीछे रखने की बात होती थी, उसमें जो सरप्राइज पैकेज था वो बुशरा बीबी थी और बुशरा बीबी की इंसिस्टेंस थी कि मैंने डी चौक आना है। जब मामलात काबू से बाहर हुए तो फिर डंडा चलाना पड़ा। अच्छा, इसमें आपने भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब डे 1 से क्लियर थे जी, खान साहब से कोई बातचीत नहीं होनी, कोई रियायत नहीं होनी, वो डंडा चलेगा बला बला, ठीक है। और मोहसिन नकवी साहब ने पिछले दिनों एक ट्वीट भी किया था खान साहब के हवाले से कि जनाब आप सारी चीज़ें झूठ बोलते हैं, आप एक बंदे का नाम बता दें जिसको हमने कोई भेजा हो आपसे डील करने के लिए, ऑफर लेकर के हो। अगर जो मुझे समझ आती है कि वो ये कहना चाह रहे थे कोई फौजी अफसर आया हो, कोई एजेंसी का अफसर आया हो, कोई GHQ से बंदा आया हो, कोई हुकूमत का एहलकार, कोई वजीर आपसे मिला हो तो आप बताएं। बाकी तो वो कहते हैं ना, बैरिस्टर गौर ने कहा, अली अमीन ने कहा, मैंने कहा, आपने कहा, फलां ने कहा, अपनी जगह उन्होंने कहा कोई बंदा बताएं जो आपके पास हमारा कोई पैगाम लेकर आए हमारी तरफ से, मतलब फोर्सेज में से, एजेंसीज में से या हुकूमत में से। तो अब जब वो ये कहते हैं बात अभी भी कि कोई उनके साथ वो क्लियर थे पहले दिन से कि खान साहब के साथ कोई रियायत नहीं होनी, यूजली समझा जाता है मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ही नुमाइंदे और वो समझे जाते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने किसी सीरियस बात करनी है तो मोहसिन नकवी साहब के जरिए की जाती है। तो इट मीन्स कि अगर हुकूमत के कुछ मिनिस्टर चाहते भी थे कि खान साहब को थोड़ा सा रिहा करके ये प्रेशर को रिलीज करें, तो मोहसिन नकवी साहब को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यही हिदायत थी कि नो, कोई जीरो टॉलरेंस है, इस पर खान साहब के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। इससे तो यही तसरुफ बह रहा है सर। मैं अभी भी कहता हूँ, आज भी वो तमाम मौजूद हुकूमत में मौजूद हैं जो शायद चाहते हैं कि सुबह से पहले खान साहब को रिहाई मिल जाए, कम अज कम उनको बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सख्ती का माहौल, इसमें थोड़ी नरमी आनी चाहिए और खान साहब वहां रहे, वहां बैठ के, जैसे तारिक फजल चौधरी साहब ने उस दिन कहा कि वहां बैठे लूडो खेलें, बातें करें। ये उनकी जाती ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन इसका हुकूमत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। और मैं आपको फिर बगैर किसी इबहाम के अर्ज कर रहा हूं कि आई एम कोटिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, द हाईएस्ट लेवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही ऐसा कोई सोच है किसी के जहन में। यहाँ मसाइल जो है वो हमारी आपकी सोच से बहुत ज्यादा। लेकिन ये बताएं सर, जब तारिक फजल चौधरी साहब बड़े अहम वजीर हैं, बड़े करीब भी हैं, आप समझते हैं कि ये 2-4 वजीर जो हैं, जो आपने कहा हाईएस्ट लेवल, एक और तरीके से सोच रहे फेडरल हुकूमत का हाईएस्ट लेवल से, हम तो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हैं, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब हैं, ये मेन लोग हैं। चले हम इसमें एस्टेब्लिशमेंट को नहीं लाते 1-2 मिनट के लिए, तो क्या तारिक फजल चौधरी साहब, विद ऑल रिस्पेक्ट, मेरा बड़े अच्छे उनसे तल्लुकात भी हैं, बड़े अच्छे बंदे भी हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, फिर क्या वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे सकते हैं
कि नहीं जनाब खान साहब को बनी गाला उन शिफ्ट कर देंगे, लिख कर दे दें, और वो इतनी बड़ी अपनी तरफ से ऑफर दे देंगे, और जिसका ये मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं है, या समझते हैं गुट का बैठ का आप खेल रहे हैं कि चले खान साहब से एक रिटर्न तो आने देना, सारी उम्र हमारे पर इल्जाम लगा कि शरीफ खानदान लिख कर जनाब मुशर्रफ को माफी मांग कर जदा किया था, तो हम भी जरा इनसे लिखवा लेते हैं, बात की बाद में देखेंगे। तो ये एक और धोखा था, एक और ट्रैप था, लिखवा लेंगे बाद में कहेंगे कानूनी जायजे ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं, देखेंगे। दैट्स हाउ इट वाज ए प्लान सर। सर मैं अर्ज करता हूं कि जो सियासी बयानात हैं, राजा साहब उन पे टैक्स थोड़ी लगता है, वो जितने मर्जी आप दे दें, ठीक है जी, और दे दें अपनी कन्वीनियंस के लिए। एक तो तशरीह आपने खुद ही कर दी कि चलो यार लिखवा लेते हैं, बवक्त जरूरत काम आएगा इमरान खान को ख्वार करने के लिए, तो और भी 100 तशरीहात निकाली जा सकती हैं सर। लिहाजा ये तो आप ज़हन में रखिए कि इस पे ये तो रोज ऐसी निहायत मोहतरम है सारे मेरे, वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे प्रोग्राम में अर्ज किया कि जी इसमें कोई मुजायका नहीं है अगर वो बाहर आ जाए तो, अच्छा। कोई मुजायका नहीं, लेकिन क्या वो बाहर आए? हमारे बहुत से दोस्तों ने कहा जी कि उन्हें कहा जा रहा है बाहर आ जाए और खामोश रहे। तो भाई ये बात ही इतनी बेतुकी है कि इमरान खान को कहो कि बाहर आ जाए और खामोश रहे, वो क्यों खामोश रहे? वो तो कहेंगे मैं बाहर आया हूँ और मैं तो अब ज्यादा बोलूंगा कि ये निजाम मजबूर हो गया मुझे बाहर लाने के लिए, मैं क्यों खामोश रहूंगा? अच्छा, अब मुनीब थोड़ा सा जो है वो दूसरी तरफ भी चलते हैं, कश्मीर की तरफ चलते हैं। क्या हो रहा है एजेके में? ऐसा लग रहा है कि लग रहा था कि अभी बस आदम एतमाद जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन कल आया, आज आया, नंबर भी पूरे हैं, फिर भी नहीं आ रहा, और जो वजीर आजम है ना वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, जब उनको मोहलत दी गई 2 बजे तक की आई थिंक मोहलत दी गई थी, क्या हो क्या रहा है? देखिए मुझे लगता है कि जो उधर वज़ीर आज़म है वो शायद किसी अभी भी किसी आसरे पर है, और अच्छा। आपको पता है आजाद कश्मीर के अंदर आसरा तो फिर कहीं और से आता है। वल्लाह आलम उनके ये जो आसरा है ये एक्चुअल है या उनको वो मिसरीड कर पा रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये कि PMLN भी हुकूमत साजी का हिस्सा बनने जा रही है और वो तरीके अदम एतमाद ला रहे। मेरे कई दफा ये भी होता है कि आपको एक एस्टेब्लिश करना होता है, इसका ताल्लुक शायद किसी आसरे से ना भी हो, शायद वो चाहते हैं कि भाई मैं ठीक है ले आए, मेरे खिलाफ नंबर्स पूरे करें, ले आए। हाँ। जब तक नहीं लाएंगे तो मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे यू कैन नॉट बूट मी आउट या यू कैन नॉट फोर्स मी टू रिजाइन। ठीक है मेरे खिलाफ आप तहरीक अदम एतमाद करवा दें तो वो एक और बात है, शायद ये वजह हो, लेकिन मुझे इसमें कोई ऐसा कोई डीप रूटेड फैक्टर नजर नहीं आता। अच्छा, तो ये आप ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ये है कि PMLN ने कहा है कि उनके प्राइम मिनिस्टर को भी जो है वो सपोर्ट करेगी PMLN, क्योंकि उन्होंने ये तो कहा था आदम एतमाद में सपोर्ट करेंगे लेकिन उससे आगे जो है हम नहीं करेंगे। देखिए हो सकता है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के माबैन को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि यही बात है प्रेसिडेंट साहब की एक अपना तरीकाकार है, शायद वो चाहेंगे कि ज्यादा हम आहंगी के लिए वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर को जो पीपल्स पार्टी के हों उन्हें PMLN के दोस्त भी सपोर्ट करें, ऑल्दो वहाँ का जो वहाँ के चैप्टर के आम लोग हैं जैसे फारूक हैदर साहब हैं वो तो ये कह चुके हैं कि हम अपोजिशन बेंचेस पर ही बैठना चाहेंगे, लेकिन अब अगर एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे हैं और उनको कोर्ट को यह जा रहा है तो फिर इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो होगी, और अभी प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग तो होनी है जब वो रियाद से वापस आएंगे। जी अच्छा सर, ये समझा जा रहा है, कल हमारे साथ ये थे कल रात में बात कर रहे थे नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ थे, तो उनसे भी सवाल किया, मैं आपसे भी वही सवाल करूंगा कि ये क्या हो रहा है, नवाज लीग क्यों मतलब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वो उनको सपोर्ट कर रही है कि वो अपना वजीर आला ले आए, और पीपल्स पार्टी वो क्यों 8 महीने के लिए 6-7 महीने के लिए अपना ये वजीर आजम लाना चाहते, 6-7-8 महीने बाद तो इलेक्शन होने वहां पे, ये क्यों मतलब वो कहते क्यों इंतजार नहीं किया जा सकता 7-8 महीने का? अनवारुल हक साहब को हटाना जरूरी था, या एक ये वजह भी समझी जा रही है कि शायद जो प्रोटेस्ट हुए हैं पिछले दिनों में शायद वो उनको सही तरीके से हैंडल नहीं कर सके, ये भी एक नाराजगी की वजह जिस पे एस्टेब्लिशमेंट भी खुश नहीं है, जिस पे इस्लामाबाद भी खुश नहीं है, लिहाजा वहाँ पे पीपल्स पार्टी और इनको मिला दिया गया है कि जनाब ये जैसे कभी आपको याद होगा बाप पार्टी बन रही तो इमरान खान साहब और जरदारी साहब को बलोचिस्तान में एक कर दिया गया था कि सेनेट में अपना चेयरमैन हमने लाना है, आपको याद होगा सारी चीज़। इसी तरीके से आप उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग यहाँ पे मिल जाए। सो आप इसको कैसे देखते हैं कि अनवारुल हक से नाराजगी की क्या वजह है कि वीक उनकी गवर्नेंस है, वो नहीं चला सके इसको? देखिए वो मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं, वो मसाइल तो अपनी जगह अनवारुल हक साहब के मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो ज्यादा बड़ा इशू इस वक्त कासिफ साहब है वो शायद एक अगर देखा जाए तो एक ऐसी बेसब्री है जो कि हमारे
सियासी निजाम के अंदर तो बहरहाल है कि कई दफा आप देखिए अभी भी लोग कहते हैं कि क्या जरूरत थी इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक-ए-अदम एतमाद लाने की, वो तो अनपॉपुलर हो रहे थे, उन्हें मुकम्मल करने दिया जाता और 1 साल 1.5 बाद तो वो इस काबिल ही न रहते कि वो अगली दफा इलेक्शन में कोई सीटें निकाल सकते। कई दफा कुछ और कंपल्शंस होती हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर ऐसा हुआ है जो जरदारी साहब ने महसूस किया है और वो ये शायद चाह रहे हैं कि वफाक के अंदर, मैं अब एक ऐसी बात कर रहा हूँ जिससे शायद कुछ लोग नाराज हो कि शायद वफाक के अंदर तो मसाइल अभी तक मौजूद है, यानी वफाकी हुकूमत अगली तो पीपल्स पार्टी के हाथ आती हुई नजर नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर, तो कम से कम वो अपना एक हाथ मजबूत रखना चाहते हैं पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर के अंदर। इसी तरह वो शायद चाहेंगे कि ये मामलात आगे चलकर कंटिन्यूटी लास्ट क्वेश्चन या ये भी मुमकिन है कि इन्होंने खुद ही एस्टेब्लिशमेंट ने और इधर से शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि पंजाब में हिस्सा मांग रहे थे, बड़ी आजकल फटे भी चल रहे थे, वो धमकियां शमकियां भी हो रही थी, आपने सारी सुनी होगी, तो उन्होंने कहा ओके भाई साहब आपका भी हम कोई खाता खोलते हैं ताकि आपका भी खर्चा पानी चाय पानी चलता रहे, तो आपको आजाद कश्मीर ले देते हैं, वहां पे जाएं, वहां पे थोड़ी सी मार धाड़ करनी है वो करें, तो पंजाब पे फिलहाल मरियम साहब को डिस्टर्ब ना करें। सो लिहाजा ये उनको कंपनसेशन की गई कि पंजाब से दूर रहें, जो भी चाय पानी के बंदोबस्त है हम आपको एक पूरा का पूरा आजाद कश्मीर दे देते हैं। और क्या याद करेंगे, और फरियाल तारपुर साहिबा की जो एंट्री हुई है उससे तो ये बातें मतलब मजीद वाज़ेह हो गई हैं सर कि ये कंपनसेशन नहीं समझते। बिल्कुल ये मैं आपके इस तजवीज़ से एग्री करूंगा कि ये ऐन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी को कॉम्पनसेट करने के लिए और हालात को बेहतर बनाने के लिए ये किया गया हो, और इसकी पीछे रीजनिंग मौजूद है, इसके पीछे रीजनिंग मौजूद है कि ये ऐसा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि नवाज लीग सपोर्ट कर रही है, दैट्स द रीजन जो मुझे ये वो कर रही है थोड़ा सा कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी सपोर्ट दे रहे हैं कि हाँ इसको हटा के पीपल्स पार्टी अपना ले। बट एनीवे थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक जो है हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन इन्होंने बात की मुल्क में सियासी सूरत हाल के हवाले से। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी है आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बड़ी अहम स्टोरी है, उस पर जो है वो बात कर लेते हैं। क्लासेस आपके पास इसकी डिटेल्स भी हैं। बर्मिंघम एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी खातून जो हैं 25 किलो हीरोइन के साथ उनको पकड़ लिया गया है। मंशियात लेकर जा रही थी 25 किलो की, यहाँ से गई बर्मिंघम एयरपोर्ट पर जो है वो उनको वहाँ पर पकड़ लिया गया। क्लासेस साहब, बड़ी खौफनाक किस्म की खबर है, लेकिन सवाल ये यहाँ से कैसे चली गई वो? ये तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कैसे चले जाए। पहले थोड़ी सी खबर मेरा ख्याल है हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। जैसे आपने कहा इट्स ए शॉकिंग अनदर बम शेल के अभी आप बड़ी मुश्किल से हमारी फ्लाइट्स दोबारा जो हैं यूके के लिए वो हो रही हैं, शुरू हो रही हैं। उस वक्त आप ये खबर आना कि एक पाकिस्तानी खतून जो हैं, ज़्यादा परवीन उनका नाम बताया गया, वो 25 kg उनके सूट में वो थी, जो वहाँ पर तलाशी ली गई बर्मिंघम एयरपोर्ट पर, तो उनसे बरामद हुई है। बट वो रहने वाली मैनचेस्टर की हैं, पाकिस्तान मतलब वो ज़रूर हैं पाकिस्तान वो निजात जो कहते हैं वहाँ पे, बट वो रहती वहाँ मैनचेस्टर में है। तो फ्लाइट लेके यहाँ पाकिस्तान से गई हैं जो बताया गया है, और उनके ये सूट केस में से 25 kg, जैसे मैंने उम्र उनकी जो बताई जा रही है ज़्यादा परवीन साहबा की, वो उनके 67 ईयर्स है। अच्छा, वो 67 साल की हैं। उनके इसमें ये सूट केस में से वहाँ से उन्होंने वो की है, उन्होंने स्कैन करके वहाँ से निकाली है। 2 लोग जो है उनको वहाँ भी गिरफ्तार किया गया बर्मिंघम एयरपोर्ट पे, एक बॉर्डर के वहाँ सिक्योरिटी में है या वहाँ पे वो जो जॉब करते हैं, एक वो थे। अच्छा। उनका नाम सैयद शाह भी बताया गया इनिशियली, मेरा सर नेम वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर दूसरे एक और हैं 52 साल शहद भट्ट साहब, उनको भी गिरफ्तार किया गया और खतून को भी गिरफ्तार किया गया, और उनको भी ये बताया गया कि शी इज़ पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी। और इससे मेरा ख्याल है मुझे कोई रिसेंट हिस्ट्री में याद नहीं पड़ता कि इतनी बड़ी तादाद में कोई पाकिस्तान से कोई गई और इंटरनेशनल किसी एयरपोर्ट पे वो पकड़ी गई है, और इन दीज गिवन सर्कमस्टांसेस ये तो उन्होंने वहाँ पे एक्टिविटी अपनी दिखाई है। तो अब उनको गिरफ्तार हैं तीनों। वो अब ये नहीं पता कि 67 साल खतून जो हैं कि मेरा ये ख्याल है जो अब तक हम देखते भी हैं म्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, ड्रग स्मगलर जो हैं, किसी खतून को बैग दे दिया किसी को, मैं तो बल्कि यहाँ पे मुफ्त जो उम्रे और हज करवाते हैं उनके पीछे भी बाज़ दफ़ा यही स्टोरीज निकलती हैं। FIA ने कई दफ़ा ब्रीफिंग भी दी है यहाँ पे, कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी सेनेट के दाखिला में मैं खुद जाता रहा हूँ, सो मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि इनको कैसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और इस केस में ये लग रहा है मेरा जो मैंने थोड़ा सा देखा है, क्योंकि बहुत करीबी लोगों ने उस खतून को यूज़ किया, क्योंकि 67 ईयर एक वोमेन जो है शी माइट बी क्वाइट एजेड,
तो वो अब इतना बड़ा ब्रीफ के ये के सूट केस फुल ऑफ हीरोइन अपनी कंसेंट के साथ, तो ये जस्ट बाय एनालिसिस, आई मे बी रॉन्ग एंटायरली, तो वो लेकर गए। तो किसी ने उनका भरोसा, ट्रस्ट, वो फैमिली में से है या आउटसाइड फैमिली है, उनको बताए बगैर ही किसी ने उनको रख दिया होगा सामान में कि जा रही हैं ले जाएं, इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है, या उन्हें पता ही नहीं होगा इन डब्बों में या किस तरीके से, मतलब 25 kg इसमें बहुत सारी, बाज एयरलाइंस हैं जो 32 kg तक भी अलाउ करती हैं कि आप एक बैग जो है, बास 23 तक करते हैं। कुछ लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे थे कि 23 और 25 में, ये बहरहाल इस पे ये क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि इसमें PIA शामिल नहीं है, ये बड़े ये चीज़ क्लियर रखें, क्योंकि PIA की जहाँ तक मैं अभी मैनचेस्टर के लिए फ्लाइट गई थी, वो शुरू हुई है, बर्मिंघम की मेरा नहीं ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो नहीं है और नाम नहीं है जो अभी तक नाम, फ्लाइट गई है मेरे ख्याल से, कोई मैनचेस्टर को गई है। सो ये कोई और एयरलाइन है, फॉरेन एयरलाइन है, जिसका अभी तक नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया गया कि कौन सी एयरलाइन से, और ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के किस एयरपोर्ट से वो गई हैं वहां से। वेरी इंटरेस्टिंग, ये सबसे बड़ा अहम चीज ये है कि किस एयरपोर्ट से गई हैं। और इससे बढ़कर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो यहाँ पर, हमने यहाँ पे आपके कस्टम्स हैं, ANF है, आपकी ASF है, आपके यहाँ पे FIA है, आपके कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज यहाँ स्कैन होके जाती है। कोई भी सामान, बैग जो है, आप भी ट्रेवल करते हैं, हम भी करते हैं, तलाशी होती है, अच्छी खासी तलाशी होती है, बैग को स्कैन किया जाता है, 2-3 जगहों पे स्कैन होता है। एक जब एंटर होते हैं आप, उस वक्त एंट्री के बाद आपको स्कैन किया जाता है मेन, फिर आप दोबारा जाते हैं जब इसको वो करवाते हैं, इसको चेक इन करवाते हैं, तो आगे भी स्कैनर होते हैं जब इसको जहाज पे लोड किया जाता है, वहां पे किए जाते हैं। अब इतने सारे इसके बावजूद यहाँ पे इनको पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है जिन लोगों ने क्लियर किया है, जिन लोगों ने क्लियर किया है उनको पकड़ना अब ये मोहसिन नकवी साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए और DG FIA के लिए, सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये कोई आधा किलो पाव 2 पाव नहीं है, 25 kg है। तो जो लोग, अच्छा कैमरे लगे हुए हैं, CCTV लगे हुए हैं, हर एक के ऊपर लगे हुए हैं, तो ये पूरा मुझे एक जॉइंट वेंचर लग रहा है। जॉइंट वेंचर में वहां पे बर्मिंघम एयरपोर्ट पे 2 लोग जो थे बताए गए हैं, उनको अरेस्ट किया, जो उन्होंने वो शामिल हैं। उस खतून का भी स्टिल आई डोंट नो कि उनको यूज किया गया एज ए म्यूल के तौर पर या वाकई वो उसमें वो शामिल थे। और वो 2 लोग भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, वो 2 वहां पे जो बॉर्डर के सिक्योरिटी वाले थे, वो अगेन वो जो क्लियर करवा रहे होंगे जिन्होंने वो शामिल थे, कब लें हम करवा लेंगे। तो ये जो लोग हैं जहाँ पे पाकिस्तानी, एक तो पहले मेरा ख्याल पाकिस्तानी एयरपोर्ट को आप ये आइडेंटिफाई करें, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, नाम भी आ गया, आप वहां से डाटा भी ले सकते हैं यकीनी तौर पर। मेरा ख्याल है उनके जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है, इसकी UK के, उन्होंने रब्ता किया होगा पाकिस्तान से, FIA के या दीगर के साथ, इनको फौरी तौर पर एयरपोर्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उस फ्लाइट को करना चाहिए। उस फ्लाइट में जब क्लियरेंस हो रही थी इसकी लगेज की, सामान की, किस बंदे की ड्यूटी थी, कौन कौन लोग थे, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और ये माजी में हम जाते थे तो वहां पे जब पाकिस्तानी उतरते थे ये हेथरो एयरपोर्ट पे, दीगर पे, वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल जो हैं वो डॉग्स लेके खड़े होते थे, बकायदा डॉग्स के आगे से परेड करा के ले जाया जाता है। ये इन्हीं ही रीजंस की वजह से, ड्रग्स की वजह से, वो दरमियान में उन्होंने सारी चीजें साइड पे हुई, बेहतर हुए हालात। इतना बड़ा वाकया, दोबारा आप तैयार हो जाए पाकिस्तानी के, फिर उसी तरीके की तलाशी होंगी। 1-2 लोगों के इस तरह की हरकत की वजह से सबसे बड़ी नालायकी है वो एयरपोर्ट ऑफिशियल्स की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पे ये इतना बड़ा लैप्स किया है आपने कि आपने कैसे इतनी बड़ी हीरोइन जो है पाकिस्तान से जाने दी, और इट हैज बिकम एन बिग बमशेल, इंटरनेशनल स्टोरी बन रही है। सो मेरा तो ये ख्याल है कि इसको हम फॉलो अप करते रहेंगे कि कौन है, किस तरीके से है, लेकिन सबसे पहले क्या है, ये कौन है और कौन की ड्यूटी थी, किन लोगों ने इतना बड़ी कंसाइनमेंट को क्लियर किया है। जो UK में पकड़ी गई, आपसे क्यों नहीं पकड़ी गई? आपको तो कोई मुल्क, फिर उसके बाद आपकी फ्लाइट्स खतरे में है, आपको यहाँ से ये सारे का सारा खतरे में है। अल्लाह अल्लाह करके तो आपका सिस्टम ही ठीक नहीं है। जो हम कहते हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स होनी चाहिए, वो कहते हैं आपको डायरेक्ट फ्लाइट तो इसलिए नहीं करते कि यू कैन बी ब्राइब्ड, यू कैन बी कंप्रोमाइज्ड, इसलिए वो कहते हैं वाया इनको वहां से भेजें, इनको दुबई भेजें, कतर भेजें, टर्की भेजें, किसी और स्टेशन से जहां पे हमारे सिस्टम से गुजर के ना स्क्रूटनी में से ये फिर जाएं। सो इट्स मेगा एक स्कैंडल है उस एयरपोर्ट का और उन अफसरान का। वी होप के इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, एक्शन होगा और तमाम लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो उस पे शिफ्ट पे वहां पे मौजूद थे सारे के सारे। सही। और जैसे जैसे स्टोरी डेवलप होगी हम भी जो है वो आपको आगाह करते रहेंगे। इस हवाले से नाजरीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।